जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों की तैयारी को और गति प्रदान करने के लिए आज हम फिर से लेकर आए हैं गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 47, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंटेंट है। यहाँ पर श्रृंखला है जिसका हम लोग आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतर सीख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट की। तो आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लगातार गणित बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में सीख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप लोगों को काफ़ी हद तक फायदा होगा। यहाँ पर लिए गए सभी प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी टेट में पूछे गए हों या सुपर टेट या फिर यूपीपी कांस्टेबल है या अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारा जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर कहा है दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इन्होंने क्या बताया है कि मान लो a प्लस बी दो संख्याएं जिनका योग कितना है, तो आप कहेंगे 11,009, जिनमें से a जो है एक संख्या 9,999 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप सभी जानते हैं कि यदि हम दूसरी संख्या को क्या करें, इस योग से माइनस ए वाली संख्या ए घटा दें, यानी कि 9,999 घटा दें, तो आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है ना? तो यहां देखो, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, इस तरीके से, तो आपको घटाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो 9 से 9 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 0, तो 0 से 9 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से इनसे एक दहाई ले लेंगे। तो जब यहाँ से एक दहाई आएगी तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ 9 बचेगा, तो 10 से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 बचा है तो 9 से 9, तो आप कहेंगे 0, और यहाँ 11 है तो यहाँ 11 से 1 चला गया तो 10 बचा। अब 10 से 9 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा। तो आपका जो उत्तर बन रहा है 1010, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने बेहतर सीख लिया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, उसको देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कहा है कि 3960 भागे 54 और भागे 18 का मान क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? तो यदि हम लोग देखें कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 3960 भागे 54, यानी कि 54 को भाग कर देंगे, फिर भागे 18 है तो इस वाले 18 को यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब लगातार दो बार दिया हो भाग, तो एक बार भाग और इन दोनों संख्याओं को गुणा करके नीचे लिख देंगे। क्लियर है? तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम किस प्रकार से करेंगे। अगर हम 18 से भाग करें तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 36 39 से 36 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 यहाँ, और ये 6, तो हो जाएगा 36। तो 18 दूनी 36 और ये 0, यानी कि 220 बार में कट जाएगा 18 से, और अपॉन में है 54। यदि हम इस 54 को 2 से भाग करें तो हो जाएगा 27, और इसको 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 110। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, और यदि हम 27 चक्कू करें तो ये हो जाता है 27 इंटू 4 कर दें तो हो जाएगा 108, यानी कि इसमें से जब 108 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। ठीक है, किस तरीके से करेंगे तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या लिखा है, 102 लिखा है। ठीक है, तो यदि हम 110 को 27 से भाग करें तो 27 चक्कू हो जाएगा 108। 110 से 8 गया तो 2। तो आप जानते हैं ये जो जिससे भाग किया जाता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो शेष आता है उसको यहाँ ऊपर, और जो भागफल होता है उसको बाएं साइड में लिखते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं 4 सही 2/27, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 3, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। यहां पर इन्होंने पूछा है दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या 2 हो जाएगा, क्या 4 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या फिर 5 हो जाएगा? तो दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप विषम संख्याएं जानते हैं, जैसे 1 3 5 7, तो ये हमारी विषम संख्याएं हैं। अगर हम इनमें से कोई भी संख्या ले लें, जैसे 3 और 5 दो विषम संख्याएं हैं लगातार, तो इनका अंतर कितना? तो आप कहेंगे 2।
अगर 5 और 7 का अंतर देखें तो 2, 1 और 3 का अंतर देखें तो 2। तो आप कह सकते हैं कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 1 किलोमीटर दूरी पैदल चला तो उसकी यात्रा कुल दूरी है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कोई दूरी है, कोई यात्रा है, जो कि यात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे कोई यात्रा है वो एक ही यात्रा है जिसको इन्होंने 2/5 भाग ट्रेन से, ठीक है, और 1/3 भाग बस द्वारा तथा 1/4 भाग जो है कार से तथा शेष 3 किलोमीटर इन्होंने पैदल तय किया। तो उस यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे, तो हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पर कि कोई यात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे कुल यात्रा एक है कोई, तो उसमें से यदि हम 2/5 भाग माइनस कितना 2/5 भाग प्लस कितना 1/3 यानी कि 1/3 भाग प्लस कितना, तो आप कहेंगे 1/4 यानी कि प्लस 1/4 भाग, इतना अगर इसमें से हम कुल 1 से घटा देते तो कितना बचता है, तो आप कहेंगे कुल 3 किलोमीटर बचता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो यदि हम इनका एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा, और ये बराबर में तो 3 होगा ही होगा। अब देखो 60, इसके नीचे कुछ नहीं तो 60 एकदम 60, यानी कि यहाँ 60 लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर 5 से यदि 60 को भाग करें तो आ जाएगा 12, और 12 जो आएगा वो ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, इसी प्रकार जब 3 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 20, और 20 को यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही होगा, यहाँ लिखेंगे 20, प्लस जब 4 से भाग करेंगे 60 को तो आएगा 15, और 15 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या बनेगी संख्या, तो 60 माइनस 4 और 1 5, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 1 और 2 3 और 2 5, और बटे में 60 बराबर 3। तो ऊपर कितना बन गया, तो आप कहेंगे 60 माइनस 59, यानी कि 1 बचा और बटे में 60 है बराबर 3 है। बात समझ में रहे। अब यही एक दूरी, तो 1 बराबर कितना, तो आप कहेंगे 3 गुणे ये 60 यहाँ आएगा तो गुणे में 3 गुणे 60 यानी कि 180, यानी कि जो एक दूरी है, जो कुल दूरी है कितनी 180। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 180 किलोमीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने बेहतर सीख लिया होगा। क्लियर है, चलते हैं अगला प्रश्न पे, देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 जो है यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि विषम संख्याएं क्या है, तो क्या प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड 0 है या 1 है, 3 है या फिर 5 है। तो प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या होगा, तो अगर हम देखें तो विषम संख्या क्या 1 3 5 7 ऐसे ही अनंत तक जाती हैं। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1, 3 को हम कैसे लिखेंगे 3 गुणे 1, 5 को लिखेंगे 5 गुणे 1, और 7 को लिखेंगे 7 गुणे 1। तो प्रत्येक विषम संख्या में कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप कहेंगे 1, यानी कि प्रत्येक विषम संख्या का जो गुणनखंड है वो 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने सही समझा होगा। प्रश्न नंबर 6, 30, 36 और 90 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, तो आप कहेंगे इसका निकालना है एलसीएम। ठीक है, किसका निकालना है, 30, 36 और 90 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप लोग भली बात कर पाते होंगे, और नहीं तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या, तो 30, 60 और 90। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको भाग करेंगे। तो जब 2 से 30 को भाग करेंगे तो ये 15 बार जाएगा, 60 जो है वो 30 बार, और 90 जो है वो 45 बार। बात समझ पाए हैं। इसी प्रकार से फिर से 2 से भाग करेंगे तो 15 बार ये कटेगा नहीं, 60 जो है वो 60 यहाँ 30 बार, और यहाँ कटेगा 30 तो 15 बार, और 45 जो है वो भाग होगा नहीं। अब देखेंगे कि ये तीनों संख्याएं 2 से भाग नहीं हो रही, तो 3 से हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 15 तियां 45। फिर अभी हम 3 से भाग करेंगे तो 5 भाग नहीं होगा, ये भी भाग नहीं होगा, लेकिन ये 15 जो है वो 5 बार चला जाएगा।
नीचे संख्या क्या बन गई 5 5 5, तो हम इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। हमारे पास क्या संख्या है, तो आप कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। जब इनका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, 15 या 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो आप कहेंगे इनका एलसीएम जो है 180 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने बेहतर समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित हो जाए। हमसे पूछा है यहाँ पर एचसीएफ। क्या पूछा है, तो एचसीएफ पूछा है, यानी कि महत्तम समापवर्त्य पूछा है। तो महत्तम समापवर्त्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया है नंबर 105 और यहाँ 84। तो बड़ा नंबर 105 है, तो 105 को हम लोग यहाँ लिखेंगे 105 और इसको 84 से भाग करेंगे। कितने से, 84 से। तो आप कहेंगे 84 एकम कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 84। जब हम 105 से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 21 आ जाएगा। अब देखो 21 यहाँ आया तो हमारे पास नंबर बचा 84। अब 84 को हम यहाँ नोट करेंगे और 84 को भाग करेंगे किससे, तो आप कहेंगे 21 से। तो 21 चक्कू 84, यानी कि जो है पूरी पूरी संख्या कट गई। किससे कटी, तो आप कहेंगे 21 से, यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा, जो महत्तम समापवर्त्य होगा, वो 21 आ जाएगा। और ये सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 दोनों विभाजित होती है। देखो जब 84 को 21 से भाग करोगे तो 21 चक्कू 84 होगा, और जब 21 से 105 को भाग करेंगे तो 21 पंचे 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां लिखा है x प्लस 1/x इक्वल 5 है के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है। तो यहां पर दिया है x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग दूसरे पेज पर देख लेते हैं कि यहाँ ये हमको प्रश्न दिया है कि x प्लस 1/x दिया है 5, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग x प्लस 1/x बराबर में 5 लिखा है, तो दोनों का अगर हम वर्क कर दें, दोनों पक्षों का वर्क कर दें, वर्क करने पर क्या होगा, तो आप कहेंगे ये क्या होगा, इसको हम a मान लें और इसको b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस होता है 2ab। तो यहाँ पर ये क्या है, तो आप कहेंगे x है, तो x का स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू बी क्या है 1/x है। तो ये करेंगे, ये हो जाएगा, और प्लस ये बराबर के बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो देखो ये क्या है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ देखो क्या होगा 2 इंटू एक्स अपॉन में x हो जाएगा बराबर में 25। देखो x से x कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर में 25। जब हमारे पास नॉन वेरिएबल वैल्यू होती है तो उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि खाली संख्या को खाली संख्या के तरफ ले जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में 25, और ये जो 2 है संख्या ये यहाँ आएगी 25 के साथ, तो 2 और यहाँ प्लस की संख्या है तो यहाँ हो जाएगी माइनस। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 23, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आया, 23 आया है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमसे क्या पूछा गया था कि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो कितना आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने ये प्रश्न ठीक से समझ लिया होगा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा है 18 गुणे 12/100, इसका आंसर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 18 गुणे 12 करेंगे और अपॉन में कर देंगे 100। तो जब हम 18 गुणे 12 करेंगे तो देखो 12 अट्ठे
96 हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 21, तो आप कहेंगे 216 होगा। अपॉन में क्या है 100। ठीक है, जब भी इस प्रकार से संख्या लिखी हो तो हम देखेंगे नीचे 100 है, यानी कि 1 और 2 जीरो हैं, तो 1 और 2 संख्या के पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 2.16 लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 10 दिया है। इन्होंने कहा है किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। यानी कि कोई संख्या है और उसमें उसका क्या है, उसके 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं प्राप्त होती है। तो हम लोग देखें कि वह संख्या क्या होगी। तो चलिए हम लोग मानते हैं वह संख्या होगी x, है ना। तो संख्या x है, तो x का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, यानी कि 21 में जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या क्या प्राप्त होती है, स्वयं प्राप्त होती है, यानी कि वह संख्या x प्राप्त होगी। बात समझ में आई है। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16x बटे में 100 प्लस में 21 बराबर में x। बात समझ में आए। अब जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 100 और ये हो जाएगा 16x प्लस 2100। 2100 कैसे होगा, तो आप कहेंगे जब 100 को 21 से गुणा करेंगे तो 2100 हो जाएगा और बराबर में x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ पाए हैं आप। तो हम ऊपर रफ करते हैं, तो हमारे पास क्या संख्या बन गई है, तो आप कहेंगे 16x प्लस 2100 बटे में 100 बराबर में x। ये जो बटे का 100 है, अपॉन का 100 है, तो ये कहाँ आएगा, x के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। जब ये x के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 100x बराबर में हो जाएगा क्या, 2100 और प्लस में 16x। अब हम क्या करेंगे कि संख्या वालों को एक तरफ और जो चर हैं उनको एक तरफ। तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं चर है, तो इस चर को इस चर के साथ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 16x और यहाँ से 16 हट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2100 बराबर में जब 100 से 16 घटाएंगे तो आएगा 84 और x आ जाएगा। बात समझ पाए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर सीख पा रहे होंगे। अब देखो हम क्या करेंगे कि जो 84 है ये x के साथ है, तो इसको हम क्या करेंगे 21 बटे 84 लिखेंगे। 21 बटे 84 लिखेंगे यहाँ पर 21 बटे 84। तो यदि इसको हम देखें क्या कर लें कि 21 को 2100 को 21 गुणे 100 लिख लें। ठीक है, देखो 21 चक्कू 84, तो यहाँ से क्या होगा 4 से जब 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 25। तो हमारी संख्या क्या निकल गई, 25 निकल गई। और 25 देख पा रहे होंगे कि आप लोग कहाँ पर दी है, तो ऑप्शन नंबर बी में दी है, जो कि हमारा आंसर सही हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने बेहतर सीखा होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा समय के अभाव में जो है हमको क्वेश्चन प्रिंट करने में थोड़ा दिक्कत रही है, तो इस बात के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आपको थोड़ा कुछ दिक्कतों का सामना करना जरूर पड़ सकता है कि पेपर पर ही समझाना पड़ रहा है। फिर भी आप ध्यान दीजिए समझने पर। प्रश्न नंबर 11 है, जो कि अंतिम प्रश्न है। कहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और यहाँ 1 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल होगा। तो आयत आप लोग जानते हैं कि आयत क्या होता है। आयत इस प्रकार की आकृति होती है जिसकी लंबाई एक समान होती है और चौड़ाई एक समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि लंबाई 5 यानी कि 5 और चौड़ाई 1, तो ये भी 5 और ये 1। ठीक है, हमसे क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर है। तो आप जानते हैं कि लंबाई कितनी दी है, तो आप कहेंगे 5 गुणे चौड़ाई कितनी, तो 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि 5 एकम 5। तो जो क्षेत्रफल आया है वो कितना है, 5 और क्या दिया है, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। और जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किस में आता है, तो वर्ग में आता है, उसकी यूनिट वर्ग होती है, स्क्वायर होती है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या 5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। यदि आप लोगों को
ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दिया करिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए लोग हैं इस पर, और यदि उनको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है या उनको फ़ायदा हो रहा है यहाँ से, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।